एक रमेश नाम का लड़का जिसकी पड़ोस के ही गांव में शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन उसके घर पर आ जाती है। अब दोनों आराम से रहने लगते हैं, लेकिन उनके पास इतनी धन दौलत नहीं थी जिससे कि उनका गुजारा आराम से हो सके। अब रमेश कमाने के लिए बाहर चला जाया करता। कुछ दिन के बाद जो इसकी पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद अब इसकी सार संभार के लिए उसे ज़्यादा इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाना होता है। उस सब के लिए उसे ज़्यादा कमाना होता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इसकी डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक आ जाती है। रमेश कमाने के लिए शहर में गया हुआ होता है। तभी पता चलता है कि अड़ोसी पड़ोसी उस महिला को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर उसकी डिलीवरी हो जाती है। उसको एक बहुत ही सुंदर लड़का होता है। दोस्तों, इधर रमेश ये खुशखबरी सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी ड्यूटी से जल्द ही घर की तरफ वापस आता है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक होता है, रमेश की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, जब ये पूरा वाक़या उसकी पत्नी सुनती है तो पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी उसे सांत्वना देते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें तुम क्या कर सकती हो, ये सब भगवान की करनी है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो सब हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर पर पहुंच जाती है। घर पर अपने बच्चे की पार परोस करने लगती है। कुछ पैसे तो उनके पास जमा होते हैं, उससे उनका कुछ दिन तो गुजारा चल जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका गुजारा नहीं चलता क्योंकि घर में कोई पैसा नहीं होता, कमाने वाला कोई नहीं होता। फिर वो महिला खुद इधर उधर अड़ोसी पड़ोसियों के पास जाकर काम किया करती और अपने बच्चे की परवरिश करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतने लगता है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाया करती और उसे इस तरह की शिक्षा देती कि बेटा, कभी भी कितनी भी विकट समस्या आ जाए किसी के सामने हाथ मत फैलाना, अपनी मेहनत मजदूरी करना और उसके बाद अपने कामकाज को आगे करना, कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। लगभग वो लड़का 10 साल का हो जाता है और 10 साल के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब माँ अपने बेटे को अपने पास बिठाती है और कहने लगती है कि बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, कुछ पैसे मुझे दे दो और मैं जल्द से डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन माँ कहने लगती है कि बेटा, अब मैं ठीक नहीं होंगी, मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं तेरे पापा के पास जाने वाली हूँ, तू अपना अच्छे से ख्याल रखना। बेटा यहाँ पर रोने लगता है और कहने लगता है कि माँ, ऐसा मत कर, मैं अभी दवाई लेकर आ जाता हूँ। लेकिन माँ उसे बार बार यही समझाती है कि बेटा, 2-3 चीज़ें जो मैं तेरे को बता रही हूँ उनको हमेशा अपने ध्यान में रखना, कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, अपनी मेहनत मजदूरी करना और उससे ही अपने पालन पोषण करना, अच्छे से पढ़ाई करना और पढ़ाई करके तुझे ऑफिसर बनना है। दोस्तों, ये सब वाक़या जब बेटा सुनता है तो बेटा अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद वो बेटा भागता हुआ डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। जब डॉक्टर को लेकर घर आता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। दोस्तों, एक 10 साल के बच्चे के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाती है, कितनी बड़ी समस्या आ जाती है। 10 साल के बच्चे के सर से उसकी माँ और पिता दोनों का साया उठ जाता है। अब वो रोते हुए क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाता। वो वहीं पर बैठ जाता है और बैठकर अपनी माँ के अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो अपने कामकाज को आगे करने लगता है। वो स्कूल जाया करता, स्कूल के बाद घर आता और घर के बाद वो किसी के खेतों पे काम करता, किसी की चाय की टपरी पर जाकर काम करता। इसी तरह से वो अपनी फीस भरा करता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो स्कूल से अपने घर आता है और घर में उसके पास कोई खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो काम के लिए बाहर जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो उसे काम नहीं मिलता। अब वो करे तो क्या करे, वो रात को एक गिलास पानी पीकर बस सो जाता है। अब अगली सुबह उठता है तो वो उसे स्कूल जाना होता है। वो स्कूल जाता है और स्कूल के बाद फिर वो वापस काम पर जाता है तो उसे आज भी काम नहीं मिलता, आज भी उसे भूखा ही सोना पड़ता है। इतना स्वाभिमानी होता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। आज भी एक गिलास पानी पीकर वो सो जाता है। अब तीसरे दिन वो सोचने लगता है कि तू स्कूल ना जाकर
तू काम ढूंढने के लिए चला जा, आज की छुट्टी कर ले, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। अब वो काम की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया होता। वो छोटा सा बच्चा होता है दोस्तों, एक घर के सामने पहुंच जाता है और एक अम्मा वहां पर बाहर निकल कर आती है। अम्मा उस बच्चे को देखकर उससे कहने लगती है कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें। तो बेटा कहता है कि माँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए। दोस्तों उसके बाद वो घर के अंदर जाती है और एक गिलास दूध लेकर आती है, हाथ में 2 लड्डू लेकर आती है और उसे देने लगती है। यहाँ पर वो बेटा मना करने लगता है कि माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो यहाँ पर वो माँ कहने लगती है कि बेटा मुझे पता है, तेरी शक्ल देखकर मुझे लग रहा है कि तू भूखा है, तू ऐसा कर इन सब को खा ले, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। दोस्तों यहाँ पर वो बच्चा उस गिलास दूध को पी लेता है और 2 लड्डुओं को खा लेता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि माँ जी मुझसे कोई काम करवा लीजिए, मैं फ्री में कुछ भी नहीं खाना चाहता। अब वो माँ जी कहने लगती है कि बेटा फ्री में कुछ नहीं है, बस ये तो ऐसे ही है, आप अब क्या करोगे, अब तो कुछ भी मेरे पास काम नहीं, अपने घर चले जाओ, अपनी पढ़ाई करो। उसके जीवन के बारे में उसे पूछताछ करती है, अड़ोसी पड़ोसियों से उसके बारे में पता चलता है। तो माँ वहाँ पर बैठकर रोने लगती है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के जीवन में इतनी विकट समस्या आ जाती हैं और वो बच्चा जरा सा भी नहीं टूटता। वो इसी तरह से मेहनत मजदूरी करता है, अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन यहाँ पर इस माँ को बहुत ज़्यादा उसे दया आती है और ये बच्चा भी जिद पर अड़ जाता है कि माँ मैं इस तरह से आपके इस सामान को खाकर नहीं जा सकता, अगर आपने मेरे से कुछ काम नहीं करवाया तो मैं यहीं रह जाऊंगा, माँ मुझसे काम करवा लीजिए। फिर वो कहती है कि बेटा अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो किसी ज़रूरतमंद की तब मदद कर देना जब तू किसी की मदद करने योग्य हो जाए। दोस्तों यहाँ पर उस बच्चे की भी समझ में आ जाता है, वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद फिर स्कूल जाने लगता है। तो स्कूल में जाने के बाद जब वो पढ़कर क्लास से बाहर निकल रहा तभी वो औरत वहाँ पर पहुँच जाती है अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए। तो देखती है ये बच्चा तो स्कूल में भी पढ़ता है। जब प्रिंसिपल साहब से उसके बारे में बातचीत करती है तो प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं कि ये तो बड़ा ही स्वाभिमानी है, मैंने इसको कई बार कहा है कि मैं तुम्हारी फ़ीस भर दूंगा, लेकिन ये मुझसे मना कर देता है। ये मेहनत मजदूरी करता है और उससे अपनी फ़ीस भरता है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से ये मिन्नतें करती है और कहती है कि मैं इसकी फ़ीस भर देती हूँ और इसको बता देना कि तुम्हारी फ़ीस माफ़ हो गई है। दोस्तों उसके बाद वो औरत उसकी फ़ीस भर देती है और ये लड़का धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। दोस्तों अगले ही साल वो बच्चा वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर अगली साल वो महिला फिर आती है कि मैं इस बच्चे की फ़ीस भर देती हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि वो बच्चा तो यहाँ से पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो ये महिला होती है इसका भी एक बेटा होता है, वो भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये महिला बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में उसका बेटा लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको तो कैंसर है, इनको तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माँ अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तू इतना पैसा क्यों लगा रहा है, मुझे बाहर मत दिखा, मैं यहीं पर ठीक हो जाऊँगी। वो बेटा कहता है कि माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं शहर में लेकर चलूँगा। फिर उसे शहर में ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब उसे भर्ती कर लेते हैं और कहते हैं कि जो बड़े डॉक्टर हैं वो बाहर अमेरिका किसी का ऑपरेशन करने के लिए गए हुए हैं, वो कल वापस आ जाएंगे और कल फिर आपको देखेंगे। उसके बाद अगले दिन वो डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब उस महिला को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि इनका इलाज हो जाएगा, इनकी 1 महीने तक दवाई चलेंगी। कुछ इस तरह की दवाई वो बहुत महंगी हैं। दोस्तों वो लड़का तमाम तरह की कोशिश करता है, अपने पास जितनी भी उसके पास जमा पूंजी होती है सबको खर्च कर देता है और लास्ट में जब उस हॉस्पिटल का हिसाब होना होता है तो इसके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर ये सोचने लगता है कि अब किस तरह से होगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक साहूकार से बातचीत की जाए। साहूकार से कहता है कि मेरा घर आप गिरवी रख लो, मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज करा के लाता हूँ, उसके बाद जब मैं कमाऊँगा तो तुम्हें पैसे वापस दे दूँगा। दोस्तों साहूकार भी हाँ भर लेता है। अगले दिन माँ को डिस्चार्ज होना था, क्योंकि डॉक्टर साहब उन्हें पहले दिन ही बता चुके थे कि अब माँ जी बिल्कुल ठीक है, अब इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, इनके जो भी कीटाणु शरीर के अंदर थे वो सब खत्म हो चुके हैं, अब इनको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी
बीमारी नहीं है, कल इनका डिस्चार्ज हो जाएगा। दोस्तों लड़का भी खुश होता है, माँ भी खुश होती है, लेकिन रात भर दोनों इसी तरह की बातों में उलझे रहते हैं कि कल इसका हिसाब कैसे होगा। दोस्तों माँ बेटे पूरी रात को इसी तरह से निकाल देते हैं। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल मेरे पास साहूकार जी आ जाएंगे, वो मुझे पैसे दे देंगे और मैं इस हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दूंगा। दोस्तों अगला दिन आ जाता है, डिस्चार्ज समरी बन जाती है। इधर जो एक कंपाउंडर होता है वो एक लिफाफा इनके हाथ में देकर जाता है। जब माँ उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसमें एक चिट्ठी लिखी होती है और उस चिट्ठी को जब पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो लड़का होता है वो भी उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है, तो पढ़कर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस चिट्ठी में यही लिखा था कि माँ आपका बिल पेड हो चुका है, आपने तो 25 साल पहले ही हमारा बिल दे दिया था। आपने 25 साल पहले एक गिलास दूध और 2 लड्डू खिलाकर जो मेरे ऊपर एहसान किया था, उस सब के बदले ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप सबकी कृपा से ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और आज आपका बिल पहले ही पेड हो चुका होता है। दोस्तों जब माँ बेटा इस तरह का वाक्य सुनते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर जो डॉक्टर साहब होते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर वो महिला उसे पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और तुमने मुझे पहचाना कैसे। तो वो माँ जी के पैरों में बैठ जाता है और कहने लगता है कि माँ जी जब मैंने आपकी आईडी देखी तो उसी से मैंने पहचान लिया, क्योंकि आप मेरे गांव की हो। और फिर मैंने पता लगाया कि ये महिला कौन है, तो मुझे पता चला ये तो वही है जिन्होंने तेरी उस समय मदद की थी। आपने मेरी 1 साल की स्कूल की फ़ीस भी भर दी थी, तो माँ जी मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ। दोस्तों जब माँ इतना बड़ा वाक्य सुनती है तो माँ की आँखें आंसुओं से भर जाती हैं, उसको अपने गले से लगाती है और यहाँ पर उसका जो बेटा होता है वो भी उसे गले से लगाता है। और ये डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि माँ जी मुझे आज आपकी बात याद है, आपने कहा था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, आज मैंने ज़रूरतमंद की मदद कर दी। दोस्तों माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, माँ की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ दिन के बाद जो उन्होंने कर्जा भी लिया था उस सब कर्जे को डॉक्टर साहब आपस में मिलजुल कर उसे भी पटवा देते हैं। दोस्तों उसके बाद माँ जी अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है और डॉक्टर साहब अपनी सेवा में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी आपके बीच हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,